हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वह पीएसआईआर है। पीएसआईआर में वर्ष 2015 के सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर ए के सब क्वेश्चन ए में, यानी 2015 में सेक्शन ए पेपर फर्स्ट सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 5 क्वेश्चन ए बी सी डी दिए, उसमें से सब क्वेश्चन ए की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आइडिया ऑफ नेचुरल जस्टिस पूछा था, इन पर कमेंट करना था 150 शब्दों में, और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। कमेंट का मतलब है कि संक्षेप में आपको आलोचना भी करनी है, ठीक है। इसमें आप किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह को ला सकते हैं। एक दो विद्वानों के ही नाम इसमें देने हैं, क्योंकि 150 शब्द में ज़्यादा स्कोप तो है नहीं ज़्यादा विद्वानों के नाम देने को। वैसे भी क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर फ्रेम किया जाता है। क्वेश्चन सिंपल कमेंट का है, कमेंट इन 150 वर्ड्स। कोई क्रिटिकली एग्जामिन तो है नहीं, कोई क्रिटिकली इवेलुएट या इवेलुएट तो है नहीं कि 8-10 विद्वानों के नाम देंगे। इस वजह से इसमें एक या दो विद्वानों के ही नाम देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बाद में चलकर हम आपको आंसर का फ्रेमवर्क बता दे रहे हैं। पहले आप इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन को एक पैरा में रखिए, और इंट्रोडक्शन में जॉन लॉक को रखिए, जो कि लिबरलिज्म का फादर माना जाता है। लिबर्टेरियनिज्म नहीं, उसी से लिबर्टी निकला है। लिबरलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, उदारवाद की, ठीक है। और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के प्रारंभिक विचारकों में, रूसो के पहले के विचारकों में से एक था। हॉब्स के बाद लॉक आता है। यह 17वीं शताब्दी, 1704 में इसकी डेथ हो गई थी। संभवतः 1632 में इसका जन्म हुआ था। 1632 से 1704 इसका पीरियड है। यानी इसने अमेरिकन रिवॉल्यूशन को नहीं देखा, इसने फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन को भी नहीं देखा। अमेरिकी रिवॉल्यूशन 1776 में हुआ था, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। लेकिन इसने नेचुरल राइट्स के बारे में जरूर चर्चा किया। ये लिबरलिज्म का भी फादर माना जाता है, उदारवाद का भी जनक माना जाता है। उदारवाद पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ आइडिया ऑफ नेचुरल जस्टिस का जिक्र करेंगे। नेचुरल जस्टिस का मतलब ऐसे अधिकार जो नेचर से प्रदान किए गए हों, चाहे राज्य अस्तित्व में हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेचर ने, जैसे बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन ये जो बताता है उसमें 3 रूप से मुख्य अधिकार हैं, और सब चीज़ों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे ये कहता है कि भाई लाइफ यानी जीवन का अधिकार जो है वो एक नेचुरल राइट है। लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार एक नेचुरल राइट है। और प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार भी एक नेचुरल राइट है। ये 3 राइट राज्य की कृपा पर निर्भर नहीं है, बल्कि नेचर ने प्रदत्त किए हैं। राज्य का बल्कि उल्टे ये कर्तव्य है कि वो इन अधिकारों का संरक्षण करे। दूसरे शब्दों में, अगर राज्य है तो वो इन अधिकारों को कोशिश करे कि इंडिविजुअल के लिए, व्यक्ति के लिए इन अधिकारों को प्रदत्त करे, या इन अधिकारों का संरक्षण करे, या इन अधिकारों को सुनिश्चित करे, या इनकी सुरक्षा करे। दूसरे शब्दों में, राज्य को चाहिए कि वो व्यक्तियों को इन अधिकारों को दे या दिलवाने की कोशिश करे, उसमें कटौती ना करे। ये आपको पहले 2 पैरा में, जिसको मिला के आपने 1 पैरा कर दिया है, उसमें देना, यानी इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन में आपको देना है इसे। आगे चल करके आप इसमें जिक्र भी कर सकते हैं कि आगे चल करके 1776 में अमेरिकी रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकी क्रांति हुई, और मूवमेंट नहीं, रिवॉल्यूशन हुआ, यानी जड़ से बदलाव की बात की गई। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, वो भी मुख्य रूप से नेचुरल राइट्स की स्थापना के लिए ही की गई क्रांति थी। क्योंकि लॉक का ये मानना है कि जब राज्य इन अधिकारों का संरक्षण नहीं करता, इन अधिकारों को लोगों को तक नहीं पहुंचाता, या लोगों को इसका उपभोग नहीं करने देता, तो लोगों के मन में विद्रोह की भावना जागृत होती है। फिर लोग सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, जैसा कि अमेरिकी क्रांति के दौरान हुआ, जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ। और फिर नए राज्य की स्थापना होती है। नया राज्य लोगों को इसी आधार पर कि भाई वो आएगा अगर सत्ता में, तो वो इन अधिकारों को लोगों को प्रदत्त कराएगा या प्रदान कराएगा। इसी आधार पर लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, और लोग क्रांति के लिए उकसावा महसूस करते हैं, यानी क्रांति में और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य वही सही राज्य है जो इन अधिकारों को प्रदत्त करे और कोशिश करे कि जो ये नेचुरल राइट्स हैं
वो नेचुरल राइट्स जो है वो लोगों को मिले। ये सब लॉक का मानना है। लॉक क्रांति की भी बात करता है। मैं ये बात नहीं कहता कि ये किसी और विद्वान के का जिक्र इसमें कर दीजिएगा। लॉक ही कहता है कि जब ये अधिकार यानी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के अधिकार लोगों को नहीं मिलते हैं तो उस दशा में लोग विद्रोह करने की सोचते हैं, क्रांति का सहारा लेते हैं। तब सत्ता परिवर्तन होता है और नई सत्ता जो आती है वो भांप जाती है लोग चाहते क्या हैं, फिर वो लोगों के मन मुताबिक बातें करने लगती है और फिर वो इन तीन अधिकारों को लोगों को देने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें अन्य अधिकारों को जैसे हंसना, बोलना, चलना, उठना, यानी अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान के भाग 3 के फंडामेंटल राइट्स जिसमें हैं, उसमें अनुच्छेद 19 में जो 7 प्रकार के अधिकार पहले प्रदान किए गए थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, पहले फंडामेंटल राइट था, अब तो वो नहीं है। अब तो वो भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत जो है वह एक लीगल राइट हो गया है, यानी विधिक अधिकार हो गया है। यानी उसमें कंपेंसेशन की मांग की जा सकती है, मुआवजे की, क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है, उसको ज्यों का त्यों वापस करने। यानी आप कह सकते हैं कि हम वो ये नहीं कह सकते कि भाई जो आपने अधिकार हंसने का लिया है और आप ही आगे आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कह रहे हैं 50 ग्राम हंसना है, 100 ग्राम हंसना है, तो हम आपके इस रेस्ट्रिक्शन को नहीं मानते। ये नेचर ने दिया है, मुंह नेचर ने दिया है, हंसने का अधिकार भी नेचर ने दिया है, तो हंसेंगे, बोलेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, ये सब अधिकार हमारे नेचुरल राइट्स हैं और हम इनका उपभोग करेंगे। तो आप अनुच्छेद 19 का जिक्र कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ज्यों का त्यों वापस करना, यानी रिजम्पशन करना इसमें संभव नहीं है, इसमें कंपेंसेशन होता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इसमें व्यक्ति की ज़मीन अगर ली गई तो अधिक से अधिक वो इसके मार्केट बाजार कीमत पर मुआवजे की मांग कर सकता है राज्य से। अब राज्य नहर अपने सर से तो निकालेगा नहीं, मेट्रो या सड़क अपने सर से निकालेगा नहीं, उसके लिए किसी न किसी की ज़मीन लेगा ही। यही परिवर्तन किया था पंडित नेहरू ने 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 31A 31B उन्होंने जोड़ दिया था। खैर वो सब अलग की चर्चा हो जाएगी, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो मोटे तौर पर इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन को मिलाकर आप एक पैरा बनाएंगे और इस एक पैरा में शुरुआत में ही जॉन लॉक का जिक्र करेंगे, जो कि इसका उन्नायक माना जाता है, जो कि इसका जनक माना जाता है, प्रोपाउंडर माना जाता है। और उसी ने कहा था कि भाई राज्य का ये कर्तव्य है कि वो इन अधिकारों के यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का संरक्षण करे, और अगर नहीं करता है तो लोग क्रांति करके ये अधिकार ले सकते हैं राज्य से, नए सत्ताधारी से इसकी मांग कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रांति की भी बात करता है, क्योंकि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के प्रारंभिक चिंतकों में से एक है। वो कहता है वास्तव में राज्य इसीलिए अस्तित्व में आया क्योंकि इन अधिकारों का संरक्षण किया जाना था या इन अधिकारों को लोगों को दिया जाना था। यानी राज्य परमानेंट व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये अधिकार परमानेंट व्यवस्था हैं, यानी नेचर परमानेंट है, राज्य जो है परमानेंट नहीं है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऐसे अधिकार जो इंसान को जन्म से मिले होते हैं, हंसने, बोलने, टहलने, घूमने, कमाने, खाने के अधिकार को भी आप नेचुरल राइट्स मान सकते हैं। ये लॉक नहीं कहता है, लॉक के अतिरिक्त हम आपको बता रहे हैं, माने इसे फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया है। यहाँ तक भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में भी इक्वालिटी का जो जिक्र है और लिबर्टी का जो जिक्र है, वो मोटे तौर पर इक्वालिटी छोड़ दीजिए, लिबर्टी की चर्चा करिए। लिबर्टी का जो जिक्र है वास्तव में वो जॉन लॉक के उस सिद्धांत से प्रेरित है जिसमें वो नेचुरल राइट्स की बात करता है, यानी नैसर्गिक न्याय की बात करता है, नैसर्गिक अधिकारों की बात करता है। अब आइए इवेल्युएशन और कंक्लूजन को मिलाकर एक पैरा, चूंकि कमेंट करना है तो संक्षेप में इसका कंट्रास्ट यानी विरोधाभास भी प्रकट करना जरूरी है। 1950 में, इसमें कहिए 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया जिसे ए के गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ए के गोपालन मद्रास यानी उस समय तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता था, मद्रास का रहने वाला था और वो पहले कांग्रेस का नेता था, लेकिन 1936 या 37 में उसने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लिया था। वो धरना प्रदर्शन करना चाहता था, उसको धरना प्रदर्शन करने के पहले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निरोधात्मक निरोध में यानी गिरफ्तारी कर ली गई, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जिसका जिक्र है। और इसमें उसने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया
और सुप्रीम कोर्ट में जो 3 तर्क दिए उसमें से एक तर्क नेचुरल राइट्स का भी था, यानी अगर उसको अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता है तो ये उसके नेचुरल राइट्स का उल्लंघन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जस्टिस हीरालाल कानिया की अध्यक्षता में, ये नहीं, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसने इस बात को नहीं माना। कारण ये है कि उस समय जजेस जो थे उसी पीढ़ी से संबंधित थे जिस पीढ़ी के नेता थे, और नेताओं ने अपनी पूरी जवानी इस देश के लोगों के लिए खपा दी। तो उस समय के जजेस के दिमाग में ये बात थी, जिन नेताओं ने पूरी जवानी इस देश के लोगों के लिए खपा दी, अगर वो कोई कानून बनाते हैं, कोई संविधान का निर्माण करते हैं तो उन्होंने लोगों के हित में ही किया होगा, अपने हित में तो कदापि नहीं किया होगा। इसलिए बिना मतलब इस पर नुक्ताचीनी करना या टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इसलिए वो सरकार के साथ चली गई और AK गोपालन केस हार गया। इसी आधार पर आगे 28 साल तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता रहा। 1978 में 79 में आपका 78-79 में मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी मनेका गांधी बनाम भारत संघवाद में जस्टिस VR कृष्णा अय्यर और जस्टिस PN भगवती जैसे विद्वान जज थे उस बेंच में, जिसने कि 1950 के AK गोपालन के फैसले को पलटा था, जिसे DD बसु साहब कहते हैं कि ये मानो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की, यानी 180 डिग्री चीज़ें घूम गई थी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की यात्रा के समान था। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं उसके बाद ही आपराधिक न्याय प्रणाली भारत में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है बदल गया, जिसमें बच्ची सिंह और आगे चल करके मच्छी सिंह केस में जो है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर का केस भी आया। आगे चल करके तमाम और चीज़ें भी डेवलप हुई। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल बदलाव देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या पर ही आधारित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम कोर्ट है और उसी के फैसले को अंतिम माना जाता है, तो उसने पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल दिया। क्योंकि 1978-79 में मनेका गांधीवाद में पूरी तरह से मामले को पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, यानी AK गोपालन को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। 180 डिग्री की यात्रा उन्होंने उल्टा कर दिया था, आप कह सकते हैं। यानी इसमें उसने नेचुरल राइट्स के सिद्धांत को मान लिया था कि हर आदमी को अपनी बात हर फोरम पर कहने का नेचुरल राइट है, अधिकार है, और इसमें 2 ही सिद्धांत होते हैं, कोई आदमी अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता और किसी को भी अपने ऊपर लगे आरोप के खिलाफ बोलने का अधिकार होना चाहिए, अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। इस बात को मान लिया था। तो इवेल्युएशन में आप देखेंगे ज़्यादा नहीं लंबा लिखना है, इसमें से भी काट छांट कर सकते हैं। केवल AK गोपालन मनेका गांधी केस का सीधे जिक्र कर देंगे, 3-4 लाइन में, 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा ये। उसके बाद से इवेल्युएशन इंट्रोडक्शन के हिसाब से कर दीजिए और बता दीजिए कि नेचुरल राइट्स का आइडिया वास्तव में मनेका गांधीवाद से ही प्रस्फुटित हुआ है और इसका विस्तार सर्वोच्च अदालत ने ही किया है, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने ही किया है। और उसने ये भी कहा है कि भाई ऐसा है, लिबर्टी का प्रयोग इसलिए किया गया है चूँकि पंडित नेहरू ने ही लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था अनुच्छेद 19 में, जो घूमने टहलने का अधिकार है। अब मान लीजिए आपको कोविड-19 है और आप कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो खुलेआम घूमेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो ऐसे थोड़े चलता है। दूसरे शब्दों में थोड़ा सा इवेल्युएशन में आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कंक्लूजन को संक्षिप्त कर सकते हैं। मोटे तौर पर 150 शब्दों में पहला पैरा रखिए और 150 शब्द में लिखना है तो 75 से 80 शब्द में आप रख सकते हैं पहला पैरा, और दूसरे पैरा को जो शेष 70-75 शब्द बचता है उसमें रख सकते हैं, यानी 50% या 45% भाग दूसरे पैरा में रख सकते हैं। पहले पैरा में केवल आप मेन आइटम दे दीजिएगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे को चीज़ें समझ में आ रही हैं। यही आंसर का फ्रेमवर्क है। आप देख लीजिए लिख करके 150 शब्द जैसे में इसमें सारी बातें आ जाएं तो उसको छोड़ दीजिएगा वहीं। मोटे तौर पर हमने आपको आंसर का फ्रेमवर्क बता दिया कि आंसर में क्या क्या होगा। अगर ये 250 शब्द में भी लिखना हो तो यही होगा, 600 शब्द में लिखना हो यानी फुल फ्लेजेड आंसर लिखना हो तो भी यही होगा। इसी को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया जाएगा। तो मोटे तौर पर आइडिया ऑफ नेचुरल जस्टिस में आप इन्हीं चीज़ों का जिक्र करेंगे। इसके साथ ही आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और मुझे लगता है मेरा भी लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसे यूं ही देखते रहिए। धन्यवाद।